गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिहार स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग होमवर्क सीरीज़ के डे 40 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। अगर बात करें कि बिहार सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में, तो भारत के पर्यावरण मंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। और भारत के पर्यावरण मंत्री है कौन? तो भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा पर सम्मेलन कहाँ हुआ है, या फिर पूछे आपसे ऊर्जा पे सम्मेलन कहाँ हुआ है, या फिर आपसे पूछे हीमोफीलिया रोग पे सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये तीनों सम्मेलन दुबई में आयोजित किए गए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के गांधीनगर में किया गया है। और गांधीनगर है कहाँ? ये गुजरात में स्थित है। अगर आपसे खिलौना पार्क की बात पूछता है कि खिलौना पार्क कहाँ स्थित है, तो खिलौना पार्क भी गांधीनगर में स्थित हो जाएगा। ये खिलौना पार्क हाल ही में गांधीनगर में बनाया गया है। आपसे बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की जाती है। और बिम्स्टेक के हेड क्वार्टर की बात पूछे तो बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर ढाका में स्थित हो जाएगा। बिम्स्टेक के बारे में दो बातें याद रखिएगा। हाल ही में बिम्स्टेक की 2 स्तरीय सम्मेलन हुआ है। पहला एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है और ये न्यू दिल्ली में किया गया है। वहीं अगर पूछे आपसे कि युवा शिखर सम्मेलन की बात, तो युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, आयोजक स्थल की बात करें तो इसका आयोजक स्थल उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है। और नीति आयोग के जारी आंकड़ों के अनुसार टॉप में स्टेट कौन सा है? स्वास्थ्य के मैटर में टॉप में स्टेट उड़ीसा हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, G21 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो G21 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। G20 की बात करें तो G20 की स्थापना कब होती है? तो G20 की स्थापना 1999 में होती है। G20 के 2023 वाले शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये भारत करता है और भारत के न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। वहीं G20 2024 वाले आयोजन की बात करें तो 2024 वाला आयोजन ब्राज़ील करता है। वहीं 2025 वाले आयोजन की बात करें तो 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका करेगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और भारत में G20 की जो 2023 वाला आयोजन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इसी में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था और G20 को G21 में परिवर्तित कर दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया और यह भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगर हम लोग बात करें 2+2 वार्ता का सम्मेलन कहाँ हुआ है, अगर हम लोग बात करें कि पुस्तक मेला का सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, या फिर रायसीना डायलॉग का सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, तो ये तीनों सम्मेलन न्यू दिल्ली में किए गए हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वाड देशों की बात करें तो क्वाड देशों में भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया,
यूएसए और जापान, ये 4 देश मिलकर क्वाड देशों की स्थापना करते हैं। और इन्हीं क्वाड देशों के द्वारा एक मलाबार एक्सरसाइज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मलाबार एक्सरसाइज किया कहाँ जाता है, तो ये हिंद महासागर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होना प्रस्तावित किया गया है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये कनाडा में होना प्रस्तावित किया गया है। 2024 की बात करें तो G7 के 2024 वाले का आयोजन ये अपुलिया में किया गया है। और अपुलिया है कहाँ पे, तो ये इटली में अवस्थित है। अगर हम लोग G7 की बात करें तो G7 की स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की जाती है। और G7 में टोटल 7 देश है। पहले G8 था क्योंकि रूस भी शामिल था, लेकिन क्रीमिया पे युद्ध के कारण रूस को G8 से अलग कर दिया गया था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2025 में किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो SCO शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता चीन के द्वारा किया जाएगा। और SCO की बात करें तो SCO के प्रतिनिधि मंडल का सम्मेलन अस्थाना में किया जाएगा। अगर वहीं हम लोग बात करें कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में किया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो 2025 को आसियान और भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगर हम लोग बात करें आसियान की, तो आसियान की स्थापना 1967 में की जाती है। आसियान के हेडक्वार्टर की बात करें तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में हो जाएगा। शामिल देशों की बात करें तो शामिल देशों में आसियान में टोटल 11 सदस्य है और 11वां सदस्य हाल ही में शामिल हुआ है, तो 11वां सदस्य का नाम तिमोर लेस्टे हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सन 2024-25 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है। तो 2024-25 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चीन के किंगदाओ शहर को कहा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्वोदय सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। तो ये भारत के कोलकाता शहर में किया गया है और ये सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कितने दिवसीय सम्मेलन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणोदय फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अरुणोदय फेस्टिवल 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नाम से ही स्पष्ट होता है अरुणोदय फेस्टिवल यानी अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अगर लावणी फेस्टिवल की बात करें, लावणी फेस्टिवल ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कालबेलिया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो कालबेलिया फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। फुलदेई फेस्टिवल की बात करें तो फुलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पुस्तक मेला का आयोजन हाल ही में किया गया है और ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है और प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये रिवीजन सीरीज है करेंट अफेयर का, पूछ रहा है कोई प्रश्न, पैरा ओलंपिक या फिर ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो पैरा ओलंपिक का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच किया गया है। वहीं अगर हम लोग ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच किया गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक में भारत के कितने पदक जीते
और भारत का स्थान क्या रहा? तो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत ने टोटल 29 पदक जीते और भारत का 18वां स्थान रहा। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वे हो जाएंगे सुमित अंतिल और भाग्यश्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक आयोजित कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। तो पेरिस पैरालंपिक का पहली बार आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो ये पेरिस नहीं होगा, ये 2024 वाला पैरालंपिक पेरिस में आयोजित किया गया था। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है पैरालंपिक का पहली बार आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो इसका पैरालंपिक का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न है, एशिया में पहली बार पैरालंपिक का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो एशिया में पहली बार पैरालंपिक का आयोजन 1964 में जापान के टोक्यो में किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? ये भारतीय हॉकी टीम की बात कर रहा है। तो भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज या कांस्य मेडल को जीता था। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर कॉफी का सर्वाधिक भंडारण कहाँ किया जाता है? तो विश्व स्तर पर कॉफी का सर्वाधिक भंडारण साओ पाउलो में किया जाता है और साओ पाउलो ये ब्राजील में स्थित है। अगर पूछे कि किस बंदरगाह से किया जाता है, बंदरगाह का नाम पूछे तो ये सेंटोस बंदरगाह हो जाएगा, ये भी ब्राजील में स्थित है। सेंटोस बंदरगाह से कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन या फिर भंडारण किया जाता है या फिर निर्यात किया जाता है, कुछ भी हो सकता है। अगर पूछता है कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में हो जाएगा। विशेष रूप से पूछे तो कर्नाटक में बाबा भूदान की पहाड़ियाँ है, वहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब और किस अधिनियम से की गई? तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की जाती है और अधिनियम पूछता है तो अधिनियम 1935 का अधिनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है तथा इस द्वार की स्थापना किसके द्वारा करवाया जाता है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा के निर्माण की बात करें तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया जाता है। और ये कुतुब मीनार है कहाँ पे स्थित? तो ये दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है इसका कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। अगर हम लोग बात करें कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया गया था। अगर हम लोग बात करें कि 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया है, यानी कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने के द्वारा कराया गया है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धर्मराजिका स्तूप कहाँ अवस्थित है तथा इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात पूछे तो अशोक के द्वारा धर्मराजिका स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगर सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप का जो निर्माण है ये भी अशोक के द्वारा करवाया गया था। और सांची स्तूप है कहाँ पे, तो ये एमपी में स्थित है। अगर हम लोग रुमनदेही अभिलेख की बात करें तो रुमनदेही अभिलेख कहाँ पे स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। इसका भी निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक के द्वारा टोटल 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था और 14 शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख पूछे कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा शिलालेख 7वां अभिलेख हो जाएगा या फिर 7वां शिलालेख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डाइमेकस ने किसे दरबार में आया था और किसका राजदूत था? तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह लेना, देना या फिर लेना ये बाध्यकारी नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 125 की बात करें तो अनुच्छेद 125 में जजों के वेतन संबंधी का उल्लेख है। अनुच्छेद 126 की बात करें तो कार्यकारी सीजीआई का उल्लेख अनुच्छेद 126 में किया गया है।
अनुच्छेद 127 की बात करें तो अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है तथा यह किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है और हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर हम लोग बात करें हवाई द्वीप की तो मोनोलोवा ज्वालामुखी या फिर होनोलुलु ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है तथा यह किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी माउंट एकांका ज्वालामुखी हो जाएगी और माउंट एकांका ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पे स्थित है। अगर हम लोग बात करें कि माउंट एंडीज पर्वत की, तो एंडीज पर्वत पे बोलिविया का पठार है और इसी बोलिविया के पठार पे टिटिकाका झील है और टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। अगर हम लोग बात करें कि एंडीज पर्वत पे ही अस्पाल्टा दर्रा है जो अर्जेंटीना को चिली से जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रूप से विद्यमान पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए केलकर समिति का गठन किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये तीनों डाइसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। वही अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड हो जाएगा, यानी मोनोशर्करा हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग स्टार्च की बात करें तो स्टार्च पॉलीशर्करा हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न अधिनियम के तहत भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। अगला प्रश्न है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब और किस वायसराय के समय की गई थी? तो ये अकाल आयोग की स्थापना जो है 1878 में की जाती है और इसकी अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा की जाती है और उस समय वायसराय की बात करें तो 1878 में लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। अगर हम लोग बात करें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लाया जाता है और ये अधिनियम लिटन के द्वारा लाया जाता है। इस अधिनियम के लाने के पीछे उद्देश्य था कि भारत में हिंदी तथा देसी समाचार पत्रों को बैन करना। इसी क्रम में अमृत बाजार पत्रिका ने, कौन सी बाजार? अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा चेंज कर ली और अमृत बाजार पत्रिका थी किसकी? तो यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड कौन सा है तथा किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड सुंदरवन वेटलैंड हो जाएगा और ये सुंदरवन वेटलैंड ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में वेटलैंड की तो भारत में एक टोटल 89 वेटलैंड यानी रामसर स्थल है। अगर हम लोग बात करें कि रामसर कन्वेंशन हुआ कहाँ पे था तो रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था। रामसर नाम की जगह पे ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, युद्ध काल में तथा शांति काल में दिया जाने वाला सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र हो जाएगा, इसके बाद महावीर चक्र हो जाएगा और इसके बाद वीर चक्र होगा। अगर हम लोग शांति काल में दिए जाने वाला पुरस्कार की बात करें तो शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र होगा। अशोक चक्र के बाद शौर्य चक्र होगा और उसके बाद कीर्ति चक्र हो जाएगा। तो ये क्रम वाइज पुरस्कार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ा के 1 साल तक कर दी गई थी? तो 42वां संशोधन 1976 के तहत
राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ा के 1 साल कर दी गई थी। और उस समय पीएम की बात करें तो उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी के टाइम इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि इसी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है। अगर पूछता है आपसे प्रश्न कि फर्स्ट राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था, तो ये पंजाब में लागू हुआ था। 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। वहीं आपसे लोकतांत्रिक आधार पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लागू किया गया था, तो ये केरल में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो 1956 में लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराकर राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की। तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया जाता है और राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की। अगर राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने अपने शहर में एक नगर की स्थापना करते हैं और उस नगर का नाम रखते हैं गंगई कोंड चोलपुरम। अगर हम लोग राजेंद्र प्रथम की बात कर रहे हैं तो राजेंद्र प्रथम ने एक तालाब की भी स्थापना की है और उस तालाब का नाम रखते हैं चोलगंगम। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई है। तो भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 से हुई है और ये शून्यकाल का जो नाम है भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 में सूर्यसेन के द्वारा की गई है और सूर्यसेन को ही मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सूर्यसेन को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। चटगांव शस्त्रागार की बात करें, चटगांव शस्त्रागार की घटना ये भी सूर्यसेन के समय 1930 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्बल पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थापित किया गया है। तो हर्बल पार्क भारत के उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगर खिलौना पार्क की बात करें तो खिलौना पार्क गांधीनगर में स्थापित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग जनजातीय पार्क की बात करें तो जनजातीय पार्क रांची में स्थापित किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रित करता है। तो TSH हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रित करता है। अगर TSH की बात करें तो इसका पूरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। वहीं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 3S साल्ट, शुगर और स्ट्रेस हार्मोन समग्र रूप से किस ग्रंथि द्वारा निकलता है। तो ये 3S हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। इसी हार्मोन को हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं या फिर अगर इसी हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी अवंती महाजनपद तथा दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी क्रमशः कौन सी थी। तो उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई है। यहाँ पे स्थापना नहीं, यहाँ पे अध्यक्षता हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की अध्यक्षता ये सरदार पटेल के द्वारा की जाती है। सरदार पटेल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जाती है। अगर मूल कर्तव्य की मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार की मांग सबसे पहले सरदार पटेल के द्वारा की जाती है।
इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने संविधान की किस बैठक का बहिष्कार करते हुए अपने लिए अलग से संविधान की मांग की? तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये संविधान सभा की पहली बैठक में अपने लिए पाकिस्तान की मांग की जाती है और ये पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की जाती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है और भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया था? तो टोटल 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया था। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1956 में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश और यूटी शुरू किया गया था। यूटी की स्थापना जो है 1956 में ही पहली बार की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो भारत के जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली और पुडुचेरी को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा गया है क्योंकि यहाँ पे विधानसभाएं भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दमन और दीव तथा दादरा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो दमन, दीव और दादरा नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगर इनके कैपिटल की बात करें तो दमन को इनका कैपिटल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद 253 में वर्णित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण, निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अगर संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तो तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ली गई है। अगर हम तीनों सूचियों की बात करें तो राज्य सूची, फिर संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हो जाएगी। अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं। वहीं संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो राज्य मन्नार समिति की गठन जो है 1971 में की जाती है और यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां और कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो भारत में संविधान में राज्य की शक्तियां और कार्य सूचियों के द्वारा विभाजित किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत के अंदर सूचियों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन से? तो राज्य सूची, फिर संघ सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में हस्तांतरित किया गया? तो ये पहले राज्य सूची में वर्णित था, इसे राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती है।
इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग एशिया की बात करें तो एशिया से कौन कौन रेखा गुजरती है, तो एशिया से कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप से आर्कटिक रेखा गुजरती है। वहीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है। तो तारे आकाशीय पिंडों का भाग हो जाएंगे, ग्रह भी आकाशीय पिंडों का भाग हो जाएंगे और चंद्रमा भी आकाशीय पिंडों का भाग हो जाएंगे, यानी ये सभी आकाशीय पिंडों का भाग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या फिर विल्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या फिर विल्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और महाविस्फोट सिद्धांत को दिया किसने था, तो जॉर्ज लेमेंतियर के तहत महाविस्फोट सिद्धांत को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में है, कौन कौन है। तो 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में हो जाएंगे वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। ये चारों ग्रह सबसे विशाल ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच अवस्थित है। तो सबसे बड़े 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच अवस्थित है, वो बृहस्पति और शनि हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। और सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, यह केपलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाद में जीवाश्म में यह सिद्ध हुआ कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत पदार्थ श्वेत वामन बन जाते हैं। और ये 1.44 जो है ये चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाने जाती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी कथनों को पढ़ो और सही उत्तर का चयन करो। पहला कथन है, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती है। तो ये कथन सही हो जाएगा। अगला है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। अगला कथन है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें होती हैं। तो ये भी कथन सही हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। तो मालवा के पठार पर मगध का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। और शिशुनाग जो है ये किस वंश से संबंधित हो जाएगा, तो शिशुनाग वंश से संबंधित हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस गणराज्य का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनजातियों का एक संघ था। अगला प्रश्न है, अवंती राजा प्रद्योत का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने किस चिकित्सक को भेजा था। तो अवंती राजा के इलाज करने के लिए बिंबिसार के द्वारा चिकित्सक के रूप में जीवक को भेजा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अपराजय याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। तो याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती गार्गी के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इन मगध राजाओं में से किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, यानी पाटलिपुत्र की स्थापना करता कौन है। तो ये उदयन के द्वारा राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा मगध की सफलता के मुख्य कारणों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो मगध की भौगोलिक स्थिति काफ़ी विचित्र थी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था। तो कलाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई कहाँ पे थी, तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय राजा जिसने वैवाहिक गठजोड़ की मदद से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की थी।
तो वैवाहिक गठजोड़ की मदद से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की जो प्रथा है, ये बिंबिसार के द्वारा शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अजातशत्रु के पिता कौन थे? तो बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे। और अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की और राजा बन गया। इसी कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पूछता है कि सबसे पहले रथ मुसल की प्रयोग किसने किया था? तो रथ मुसल, ये शिलकंटक का प्रयोग किसने किया था? ये अजातशत्रु के द्वारा पहली बार रथ मुसल और शिलकंटक का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो राजा खारवेल से हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है और ये उड़ीसा में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग को पाटलिपुत्र की राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार माना गया है। तो शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली हस्तांतरित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भू केंद्रित अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो भू केंद्रित अवस्था का सिद्धांत टॉलमी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस विद्यमान है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड में तेजी से घूमने वाले तारों को न्यूट्रॉन या फिर पल्सर तारा कहा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, सूर्य के सर्वाधिक पास अवस्थित तारा कौन सा है? तो सूर्य के पास सर्वाधिक पास अवस्थित तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। अगर सूर्य में पूछता है सूर्य में एनर्जी किसके कारण, तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण सूर्य में एनर्जी होता है और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।